मुलायम सिंह यादव का संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पिछले 48 घंटों से सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रहा है। आजम खान के निजामाबाद में एक आगजनी की घटना और उसके बाद फैले अफवाह के बाद भयानक हिंसा फैल गई। हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो गए कि वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात करना पड़ा। क्यों बार बार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा होती है? क्या इसके पीछे कोई सियासत है या फिर समाज को बांटने की एक राजनीति है? इसी मुद्दे पर हम करेंगे बड़ी बहस। सबसे ठीक 3 मिनट 40 सेकंड बाद। आगजनी और पत्थरबाजी के बाद की ये तस्वीर एक गवाह है उस हिंसक वारदात की, जिसकी आग में मुलायम सिंह का संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ शनिवार से जल रहा है। बीती रात भी हिंसा जारी रही और हिंसक झड़प में 2 लोग जख्मी हो गए। मामूली से विवाद को लेकर शनिवार की रात 2 समुदायों में हिंसा भड़क उठी थी। उस हिंसा की चपेट में आजमगढ़ के सीओ और एसडीएम सहित दर्जन भर पुलिसकर्मी भी घायल हुए। बलवाइयों पर काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे। अब भी वहां हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। एफआईआर दर्ज हो रही है और अगले 2-3 दिन के अंदर जितनी कार्रवाई है ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है वो निर्देश दिया गया है। अभी वर्तमान में मौके पे शांति है और जो है पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है। राउंड द क्लॉक ड्यूटी रहेगी। हालात बेकाबू होते देख वहां पैरा मिलिट्री फोर्सेस की 2 कंपनियों के अलावा पीएससी की 10 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। साथ ही आसपास के 10 थानों की पुलिस को भी वहीं तैनात कर दिया गया है। फरिया से सरायमीर तक का पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है और डिग्री कॉलेज तक बंद कर दिए गए हैं। आईजी का दावा है कि अफवाह फैलाने वालों की धरपकड़ का काम जारी है। इस बीच इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी के नेता और सूबे के पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल को आजमगढ़ जाने से रोक दिया गया। बीजेपी के नेताओं को रोके जाने से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आग बबूला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की मौजूदगी में दलित बस्ती पर हमला हुआ और पुलिस तमाशबीन बनी रही। उन्होंने ऐलान किया कि वो खुद दलित बस्तियों में जाएंगे। उन्होंने इल्जाम जड़ा है कि एसपी और बीएसपी में कोई फर्क नहीं है और वो बांटने और डराने की सियासत करते हैं। प्रश्न करता कि वह कौन सा सच आजमगढ़ के अंदर छिपाना चाहती और आजमगढ़ में जो दलित बस्ती पर हमला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और इसकी बैठक हम लोग तत्काल करके मैं स्वयं भी घटना स्थल पे जाने का काम करूंगा। उधर उलेमा काउंसिल और एमआईएम ने बीजेपी पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि पूर्व सांसद और बीजेपी के नेता रमाकांत यादव ने आग में घी डालने का काम किया। उनका आरोप है कि दलितों के साथ हुए झगड़े के मामूली विवाद को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। 2 आदमियों के विवाद को लेकर के इसको एक सांप्रदायिक दंगे का माहौल बनाया जा रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मात्र चंद लोग हैं जो कि पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और उनकी मर्जी ही यही है पोलराइजेशन करने के लिए, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए। जब से वो गए हैं वहाँ पर उस घटना स्थल पर वो पहुँचे हैं और उसके बाद ये दंगा की स्थिति बना दी है। एक आदमी का व्यक्तिगत मामला, वहीं पर ये सारी चीजें खत्म होगी। राजनीति करने के लिए बाद में इसमें रमाकांत यादव ने जलते हुए घी का काम किया है। जलती हुई आग में इन्होंने घी गिराने का काम किया। कल 2 बजे ये पहुंचे हैं मौके स्थल पर। इन्होंने फरीदाबाद में जबरदस्त अपना भाषण दिया है। यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वहां एक बार फिर से ध्रुवीकरण की सियासत शुरू हो गई है। चुनाव और वोट बैंक के लिए आखिर यूपी में दंगों पर कौन सियासत कर रहा है? वासुदेव त्रिपाठी, आजमगढ़, IBN 7। तमाम अहम सवाल हैं जो कि आज हम उठाएंगे मुद्दा में। इसी से जुड़े हुए अहम सवाल ये कि क्या दंगों को रोक नहीं पाने के लिए अखिलेश सरकार जिम्मेदार है? बड़ा सवाल ये कि क्या वोट बैंक को खंडित करने के लिए सांप्रदायिक हिंसा होती है? क्या यूपी चुनावों के मद्देनजर हिंसा भड़काई जा रही है? क्या स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से हिंसा भड़की है? और क्या हिंसा की आग में सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? सभी सवालों का जवाब लेंगे, चर्चा करेंगे। इसी मुद्दे पर तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी, बीजेपी की तरफ से नेता मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता सईद असीम बखार साहब मौजूद हैं,
इसके अलावा दलित चिंतक देवराज सिंह मौजूद हैं। साथ ही साथ देश की राजनीति को लंबे समय से देख रहे वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल सईद वकार जी, आप ही से। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है आपके राज्य में, आप ही की सरकार है, आप ही का प्रशासन है, क्यों ना आप ही को जिम्मेदार ठहराया जाए इसके लिए? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ नहीं रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की तमाम तरह कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को काबू में किए हुए है और उसको अभी भी आप कहेंगे कि काबू में है? अभी भी आप कहेंगे पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई, किस तरीके से वहां पर तमाम शिक्षण संस्थान बंद हैं, कितनी बड़ी हिंसा वहां पर होगी, अभी भी आप कहेंगे कि काबू में है? देखिए, आप कुछ भी कहते रहें, लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सी हम कहाँ कह रहे हैं सईद साहब, आप तो सीधा मेरे पे आ गए। मैं तो बोल ही नहीं रही, तो आप ही के राज्य के आईजी कह रहे हैं, तो आप ही के राज्य से खबरें आ रही हैं, हम तो सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, दो व्यक्तियों के बीच का ये निजी मामला था, ये व्यक्तिगत मामला था, ये लेन देन का मामला था। मैं दोनों में से किसी का भी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि नाम लेने से आदमी धर्म और जाति की पहचान कर लेता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दो व्यक्तियों के बीच का ये व्यक्तिगत मामला था। ऐसे मामले हर जगह कई जगह होते रहते हैं। अब उसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद, अभी आपने देखा कि नाम ले जा रहा था कि सांसद ने क्या किया फरीदाबाद में। इनके पूर्व सांसद जो हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को उजागर करते हुए, जो इनकी अपनी निजी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, उसके तहत ये काम किया है। और उन्होंने समाज को बांटने का काम किया, समाज को तोड़ने का ये पहले भी काम करते आए, अभी भी कर रहे हैं। पर बड़ी हैरानी की बात है, आप ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, इसका जवाब हम बीजेपी से जरूर लेंगे, लेकिन वकार साहब, प्रशासन आपका है, सरकार आपकी है, ये तो पूरा गढ़ ही मुलायम सिंह यादव का है, फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर दो लोगों का आपसी झगड़ा था तो उसे निपटाया जा सकता था, इतना बड़ा बवाल हो गया। नहीं, इनकी कोशिश तो बहुत बड़ा बवाल करने की थी। ये तो चुनाव को देखते हुए काम कर रहे हैं। इनकी कोशिश तो ये थी कि ये इससे 10 गुना बड़ा बवाल करते। ठीक है, मनीष शुक्ला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सईद वकार साहब कह रहे हैं सारा कुछ किया धरा आप ही लोगों का, इससे बड़े बवाल की कोशिश आप लोगों की थी, ये आरोप आप पर लग रहे हैं। देखिए, नाच नावे आंगन टेढ़ा, शासन चला नहीं पा रहे हैं, आरोप दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। कभी किसी पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं, आप सच दिखाएंगे तो मीडिया के ऊपर आरोप लगा देंगे। और बात इतनी सीधी सी नहीं है। ये झगड़ा करीब होली के समय से चल रहा है। उस समय भी जब खुदादादपुर में विवाद हुआ था तो एसओ घायल हुआ था, एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी 3 दिन पहले मुसाफिर राम, मैं नाम भी लेता, मुसाफिर राम जो खुदादादपुर है उसमें करीब 50 घर अनुसूचित जाति के हैं। और खुदादादपुर में एक मुसाफिर राम है जो थोड़ा सा संपन्न है, वो संजरपुर गांव गए, संजरपुर बाजार गए थे, वहां उनको लोगों ने मारा पीटा। और वो जब भाग कर घर वापस आए तो उनको उनके गांव पे खुदादादपुर और आसपास के 3-4 गांव के यही बात तो मनीष जी वो बता रहे हैं कि तो दो लोगों का आपसी झगड़ा था। आरोप आप पर इसलिए लग रहा है, वो कह रहे हैं कि ये आपकी सियासत, आप इसी तरीके से सियासत करते हैं, वो आरोप आप पर लगा रहे हैं, यही आरोप लग रहा है आप पर? नहीं, हम पूरी बात हो जाने दीजिए। तो 3 दिन पहले ये खबर हम दिखा चुके हैं मनीष जी, ये जो आप बता रहे हैं ना, ये हमने अपने पैकेज में सारी दिखा दी, ये सब लोग को पता है अभी तक। लेकिन आप सीधे सीधे जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर इस तरह के दंगे हिंसा ना हो, लेकिन आप कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक तनाव वहां पर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये आप पर आरोप लग रहा है। इसका जवाब रख दीजिए बस। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि होली के समय से ये घटना 4 बार हुई, 4 बार एफआईआर हुआ, SC/ST एक्ट में भी हुआ, एक भी कार्रवाई नहीं हुई। कल तो सीओ और तहसीलदार भी घायल हुए। जब पहली बार होली के समय में हुआ था तो एसओ तक घायल हुआ था। आखिर पुलिस कार्रवाई से क्यों बच रही है? निश्चित रूप से स्थानीय वहां 2 विधायक हैं, आदिल शेख और आलम बदी, इन दोनों लोग के संरक्षण में वहां जो एक धर्म विशेष के लोग हैं जो वहां बहुसंख्यक हैं, सबसे बड़ी बात वहां बहुसंख्यक है, वहां लगातार अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर और कमजोर लोगों के ऊपर हमले कर रहे हैं। कल तो स्थिति ये थी कि कई गांव में एक साथ हमले हुए। और अगर
इन स्थितियों में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, जब वहां पुलिस और प्रशासन के सामने दंगे हो रहे थे, घर जलाए जा रहे थे, मवेशियों को जलाया जा रहा था, तोड़फोड़ हो रही थी और पुलिस मुख्य दर्शक बनी थी, तो राजनीतिक क्षेत्र के लोग आखिर वहां पुरसाल करने भी न जाए, हालचाल लेने भी न जाए। यानी आप लोग सिर्फ हालचाल लेने के लिए गए थे। रामकृपाल जी ये बताएं, दोनों आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। मैं आ रही हूँ, राजीव जी लौटती हूँ, बस एक मिनट। रामकृपाल जी मैं आपका व्यू लेना चाहूंगी। सीधे सीधे ये बताएं, वोट बैंक को खंडित करने की कोशिश है क्योंकि 2017 के चुनाव आ रहे हैं और अक्सर देखा गया है कि यूपी में इस तरह का माहौल पहले से बनता है। कौन जिम्मेदार आपको लग रहा है इसमें? देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के जो मित्र हैं वो एक बात कह रहे थे कि हर ये बहुत मामूली सी छोटी घटना थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं बता दूं कि आज़ादी के बाद से आज तक जितने सांप्रदायिक दंगे हुए हैं वो एक छोटी सी घटना, हमेशा घटना एक छोटी होती है। मुजफ्फरपुर की घटना भी, मुजफ्फरनगर की घटना भी एक छोटी सी मामूली घटना थी हमेशा, क्योंकि सियासी पार्टियां इस ताक में रहती हैं कि कैसे इस घटना का राजनीतिक लाभ लिया जाए, और अगर वोट या इलेक्शन की तारीखें नज़दीक हों तो ये टारगेट पर होता है। ये दंगे, आप कह रहे हैं कि दंगों पर सियासत नहीं होती, सियासत ही दंगे करवाती है। ईमानदारी के बाद हर छोटी घटना को जो बैठे होते हैं वे लोग चाहते हैं कि अच्छा मौका है कैसे यहाँ का। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। आजमगढ़ की जो स्थिति है वहाँ पे जो समीकरण बनते हैं, अगर तो समीकरण से आप सिर्फ जातिवाद के चलते अगर निकल जाए तो ठीक है, लेकिन वहाँ समीकरण थोड़ा सा विभाजित है। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ अभी से अगर थोड़ा सा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा, वो वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में, इस कम से कम पूर्वी उत्तर प्रदेश में जरूर फैलेगा। एक कोशिश, और मैं दोनों पार्टियों को बता रहा हूँ कि दोनों पार्टियां अगर चाहती हूँ वाकई ईमानदारी से कि एक मामूली सी घटना है, इसको दबाया जाना चाहिए, तो आज ये हालत नहीं होती। दोनों आग में एक ही का काम कर रही हैं और दोनों देख रही हैं मार्च 2017 में इससे कितना फायदा उठाया जा सकता है। दोनों जिम्मेदार हैं। तीसरी पार्टी का भी जिक्र करते जाइए, बीएसपी का भी जिक्र। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, सारी पार्टियां ही, मैं दो पार्टी नहीं। वो कह रहे थे चूंकि इनके वो बीएसपी का नाम नहीं ले रहे हैं, उनका बीजेपी की तरफ ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि डर थोड़ा उधर से, बीजेपी की तरफ से। सारी पार्टियां जो है, सारी पार्टियां इस फिराक में रहती हैं कि कौन इसका फायदा कितना लिया जाए, वरना ये घटना बिल्कुल बहुत सही कहा रामकृपाल जी ने कि दंगों पर राजनीति नहीं हो रही, राजनीति के दंगे हो रहे हैं। राजीव जी देखिए, जो स्थितियां हैं उस पे एक दुष्यंत कुमार की पंक्ति है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। तो गंगा का जो प्रदेश है, जमुना का जो प्रदेश है, सबसे ज्यादा रिच संसाधन किस प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा जल कहां पर? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि कहां की? उत्तर प्रदेश की। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की। सबसे ज्यादा सांसद किस प्रदेश से? उत्तर प्रदेश से। 80 सांसद उत्तर प्रदेश से आते हैं। विकास के मामले में देखिए, ह्यूमन इंडेक्स में 17वां-18वां नंबर, शिक्षा के क्षेत्र में 17वां-18वां नंबर, स्वास्थ्य के मामले में 19-20वां नंबर। हर उसी पे आ रहा हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जातीय विद्वेष और सांप्रदायिक विद्वेष कभी मुद्दा हो ही नहीं सकता है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि विकास मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, किसानों को बेहतर। क्या इस बात से आप इनकार करेंगे कि आपकी पार्टी के शासनकाल में वहां पर दंगे नहीं हुए? आंकड़े तो ये भी गवाही देते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, दंगे हुए हमारे शासनकाल में हुए, लेकिन किसने किए? हैंड इन ग्लोव है समाजवादी पार्टी। यही तो बात है राजीव जी, किसने किए? जो सत्ता में होती ना वो सीधा। मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं वकार साहब को इसीलिए बोल रही थी, मैं पूरी बात आपकी सुनूंगी। क्यों ना जो पार्टी सत्ता में उसको जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मतलब अंदर से मिले हुए हैं दोनों एक दूसरे से, और दंगों की सियासत इनको सूट करती है। कांग्रेस पिछले 27 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं है, 27 साल से। और कांग्रेस के टाइम में भी जो दंगे हुए हैं, जांच करा के देख लीजिए, उसमें संघ का हाथ और उन लोगों का हाथ होगा जो सांप्रदायिक राजनीति पे रोटी सेकना जानते हैं और जो रोटी सेक करके अपना उल्लत सीधा करते हैं। मैं पूछूंगा वकार साहब से, वकार साहब ने बड़े आराम से कह दिया छोटी सी घटना थी, मुजफ्फरनगर भी छोटी घटना थी। तो मेरे मित्र, जब आपको ये पता था ये छोटी सी घटना है और आपको ये पता किसने की है, तो पुलिस कार्रवाई करके उन्हें जेल क्यों नहीं भेजती है? उन सांसद महोदय को जो पहले आपके थे, फिर मायावती जी के चले गए, फिर बड़े प्यार से लपक लिया भारतीय जनता पार्टी में, जिन पे इतने सारे क्रिमिनल केस हैं, जो सांप्रदायिक विद्वेष फैला करके उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव को देख करके कार्य कर रहे हैं। ये चिंता का विषय है। कांग्रेस पार्टी मानती है सद्भावना बढ़ाओ, विकास लाओ,
और इसके लिए यात्रा भी करी कांग्रेस पार्टी ने, हाँ, प्रदेश में यात्रा लेकिन उसका असर तो हुआ नहीं ना कुछ भी। हम लोग राहुल अपनी और बात कह प्रियंका सकते के हैं, बीच लोगों में को उलझ समझना कर है। रह गए हैं लोग आप लोग भी। लोग बाग विकल्प तो आप नहीं खड़ा कर पाए ना। मैं सहमत हूं, क्योंकि कांग्रेस आज के हिसाब से फिट इसलिए नहीं बैठती है कि कांग्रेस जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस कहती है उत्तर प्रदेश के अच्छा ये नौजवानों को बताएं, रोजगार मिलना हाशिमपुर और चाहिए। मलियाना में किस तरह का सद्भाव था? किसमें? हाशिमपुर और मलियाना में किस तरह का सद्भाव? जरा दंगों में जरा हाथ निकाल के देख लीजिए किस किसका हाथ था। संघियों का हाथ मिलेगा उसमें भी, 100% संघियों का हाथ राजीव है। जी, वही बात देश तो में आती सन है। 47 से पहले जितने दंगे हुए और हाँ। सन 47 के बाद जितने दंगे हुए, संघ के लोगों ने कराए। संघ के लोगों ने कराए। संघ का काम है लोगों को नफरत की तरफ ले जाना और हिंदू मुस्लिम मनीष जी एकता जवाब को चाहूंगी छिन्न आपसे। करना। मनीष जी एक मिनट, उससे पहले जरा मैं और आप देवराज देखिए, जी आपने जब देवराज ये जी पैकेज conclude चलाया कर है, लेती हूँ। उस पैकेज में कितने देवराज दंगे जी, दिखाए हैं देवराज 2015 में? जी जी क्या वोट बैंक की सियासत हो रही? क्या किसी एक समुदाय को टारगेट करके सिर्फ सियासत की जा रही है? देखिए, ये जो मुद्दे, ये ऐसी कोई भी घटना होती है, शुरुआत दो पक्षों की हो जाती है, व्यक्तिगत हो जाता इशू होता है और वो सामाजिक बन जाता है। और जो जितने भी घटनाएं घटती हैं उनके 3 आधार हैं। हम अब तक की जितनी घटनाएं देखते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये इंटरेस्ट जब लोगों के क्लैश करते हैं, कम्युनिटी के किसी के भी, तो वहाँ पर फिर वो चीज़ें आने लगती हैं। और ये जो घटना घट रही है, इससे ये बताइए मुझे कि इसको फ़ायदा जो 2 ग्रुपों के बीच में हम सुन रहे हैं कि दलित और मुस्लिम के बीच में हो रहा है, तो इसमें ये वोट बैंक किसका है, किसको उससे फायदा होने वाला है? हाँ। तो इसमें उसके कौन इसे करा रहा है, कौन का सपोर्ट है? तो इसके बारे में अभी इस तरह के इसके पीछे कोई जांच, कोई उस तरह से तो कुछ है नहीं। अब ये कंट्रोल नहीं होती है इस तरह की घटना, और ये बढ़ जाती है, जैसे मुजफ्फरनगर में हुआ। हाँ। अभी जैसे ये तो घटना आप ये मानते हैं कि इसको कंट्रोल नहीं किया गया, जानबूझकर इसको बढ़ने दिया गया? नहीं, जैसे मैं अब जैसे हाँ, इसको ये देख रहा है कि 2 दिन पहले प्रशासन को रिपोर्ट दी गई थी, खुफिया एजेंसी के द्वारा, पेपर में मैंने पढ़ा है कि उस तरह से पहले रिपोर्ट दी गई थी कि ये कंट्रोल में नहीं हो रही कम्युनिटियां, तो इन्हें कंट्रोल करना चाहिए था। तो इस तरह की घटना प्रशासन की भी लापरवाही रही। इस पर सईद साहब आपका एक जवाब चाहूंगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। इस घटना को पहले जातीय और फिर सांप्रदायिक कलर देने का प्रयास एक दल विशेष कर रहा है, जो अपनी हार को पचा नहीं पा रहा है। हर झगड़े को हिंदू मुस्लिम, हर झगड़े को जाति दृष्टिकोण से देखना उत्तर प्रदेश की राजनीति के सौहार्दपूर्ण वातावरण को विषम और विषाक्त बनाने की कुछ षड्यंत्र है। समाजवादी पार्टी की तरफ से दीपक मिश्रा जी ये कह रहे थे कि इसको जानबूझकर सियासी रंग दिया जा रहा है, जानबूझकर इसको जाति का रंग दिया जा रहा है। सईद वखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह रहा, प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार इसमें हम कह सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो प्रशासन के कंट्रोल में चीजें थी, लेकिन वहां से भी कोई इस तरह का एफर्ट नहीं किया गया कि इसको रोका जाए। अगर ये निजी दंगा, अगर ये निजी झगड़ा था किसी का, तो क्यों इसको बढ़ने दिया गया? देखिए, सबसे पहले तो मैंने अभी मुझसे पहले त्यागी जी बोल रहे थे और उन्होंने सारा इल्जामात जो था वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी पर डाल दिया। नहीं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, दोनों का हैंड इन ग्लोव का मतलब होता है कि दोनों अंदर से मिले हुए हैं। पर्दे के पीछे दोनों जो है कठपुतलियों की तरह से हिंदू मुस्लिमों को नचा रहे हैं और प्रदेश को सत्यानाश बता रहा हूँ कि कौन मिला हुआ है। चुपचाप बैठिए थोड़ा सा। डांटिए मत प्लीज, मैं डांटने में नहीं आता हूँ, लेकिन मेरे लॉजिकल पॉइंट्स का अगर आप जवाब देंगे तो बेहतर होगा। क्या उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर ले जा रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश के नौजवान को रोजगार दे रहे हैं? किसान को आप कहीं ना कहीं जवाब रखने दीजिए ना, बोलने का मौका देंगे कि सिर्फ चिल्लाते रहेंगे आप? वकार साहब आप बोलिए। देखिए, 1990 से पहले और 1950 के बाद समाजवादी पार्टी तो 1990 से पहले नहीं थी, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं 1990 से पहले और आजादी के बाद से 15,000 दंगे कांग्रेस पार्टी ने कराए। आपने सुना नहीं, मैंने कहा दंगों पे, उन दंगों पे ये कहा वकार साहब से कराया, संघ का काम रहा है 1925 से लेकर अब तक दंगों को डिजाइन करना, और संघ ने हमेशा ये कहा है क्योंकि इसकी रक्त पिपासा थमती नहीं है। राजीव जी जवाब ले लीजिए, आपके इस आरोप का भी जवाब मैं लूंगी। जवाब ले लीजिए, घबरा क्यों रहे हैं? जवाब को काउंटर बाद में जवाब ठीक है, पर आपने बात रखी ना, जवाब रख लेते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि 1990 से पहले तो समाजवादी पार्टी थी नहीं, तो 1990 से पहले और आजादी के बाद जो 15,000 दंगे हिंदुस्तान में हुए और लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है,
वो किसकी देन थी? हुकूमत भी आप कर रहे थे और समाजवादी पार्टी भी मौजूद नहीं थी। तो मुसलमानों की लाशें कौन गिरा रहा था? मनीष जी, मुसलमान में फूट कौन डाल रहा था? राजनीति गंदी कौन कर रहा था? मनीष जी बोलिए, आप ये बताएंगे? ठीक है, वकार साहब जवाब लेंगे। मनीष जी बोलिए। नवजोत जी देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है और खुदादादपुर जो आजमगढ़ का जो दंगा है, ये लोग बात करके उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं। होली के समय से सुलगता रहा और लगातार 4 बार एफआईआर हुआ, कार्रवाई कोई नहीं हुई। और जो इस पूरे प्रकरण में सीओ, तहसीलदार, एसओ घायल हुआ है। आखिर उनके ऊपर हमला करने वाले कौन लोग थे? और जब वहां दलित वर्ग के लोग या पिछड़े वर्ग के लोग मारे जा रहे थे, तो राजनीतिक दल होने के नाते। पर मनीष जी, आरोप तो आप पर भी लग रहे हैं कि दंगे तो आपकी सियासत को सूट करते हैं, उसका भी तो जवाब रखिए ना। साथ साथ आरोप आप लगा रहे हैं अपने पर, जो आरोप लग रहा है उसका भी जवाब रखिए। बिल्कुल, मैं वही बात कहने जा रहा हूँ नवजोत जी। अभी राजू त्यागी जी बता रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को बता रहे थे। ये खुदादादपुर संजरपुर के बगल है, वही संजरपुर है जहां बटाला हाउस कांड के आरोपी जहां के थे। और जहां आरोपी मारे गए थे, तो इनकी मैडम सोनिया गांधी रात भर रोई थी उन आतंकवादियों के लिए। और दिग्विजय जी वहां पहुंच गए थे, संजरपुर पहुंच गए थे, इसलिए इनका दिली लगाव है वहां पर। और कांग्रेस के लोग जब देश की सांप्रदायिकता के बारे में बात करते हैं, तो आज देश में जो भी सांप्रदायिकता है, जो भी समस्याएं हैं, उसकी देन तो ये कांग्रेस पार्टी है। इस देश में सांप्रदायिकता की जड़ें गहराने वाली, जातिवाद की जड़ें गहराने वाली कांग्रेस पार्टी है। और उसने जो नीतियां बनाई उसके नाते से आज देश 1990 और 1947 को घटाएंगे तो 43 साल आते हैं। समाजवादी पार्टी की 43 साल में जो 15,000 दंगों की बात की है मेरे मित्र ने, तो पहले आंकड़ा चेक कर ले तब बात करें। पहले तो दंगों पे जो समाजवादी पार्टी। अब मनीष जी से मैं एक सवाल करना चाहूंगा, जवाब कौन देगा? मनीष जी मेरे मित्र, मुझे ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 73 सांसद हैं। 73 सांसदों ने कहीं भी कोई ऐसा ज्ञापन उत्तर प्रदेश के मुखिया को या देश के प्रधानमंत्री महोदय को दिया हो उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के, तो मैं मान जाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विकास की राजनीति करना चाहती है। मैंने कहा 26 साल से सरकार नहीं बनाए हुए हैं, 26 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं है। 26 साल पहले के उत्तर प्रदेश के आंकड़े देख लीजिए, शिक्षा के, चिकित्सा के, आपके ह्यूमन इंडस्ट्रीज के, हर चीज के आंकड़े उठा के देख लीजिए, औद्योगिक क्रांति के आंकड़े उठा के देख लीजिए। इसी मुद्दे पर रहते ना राजीव जी। नोएडा किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। उत्तर प्रदेश में जितने भी पॉकेट्स इंडस्ट्रियल बेल्ट के बनाए, कांग्रेस ने बनाए। कांग्रेस वॉश आउट क्यों हो गए उत्तर प्रदेश से? इसलिए वोट आउट हो गए कि उत्तर प्रदेश में कमंडल और मंडल की राजनीति चली। भाई अगर आपने इतना काम किया, इतना अच्छा काम किया, तो क्यों वॉश आउट हो गए? कमंडल और मंडल की राजनीति जब चली उत्तर प्रदेश में, और उसमें जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष चला गया, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी वो राजनीति को नहीं कर पाई। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नहीं आ पाई। मैं कहना चाहूंगा समाजवादी पार्टी को फायदा हो जाता है आपकी और बीजेपी की टक्कर में। रामकृपाल उत्तर प्रदेश के लोगों को देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के लोग बात क्या चाहते हैं, कि जातीय विद्वेष चाहते हैं, धार्मिक विद्वेष चाहते हैं, विकास चाहते हैं। ठीक है रामकृपाल, देखिए, अरे राजू जी, नहीं उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। आप स्टूडियो में बैठे हैं, आप तो सुन लीजिए कम से कम। मनीष जी रिक्वेस्ट करूंगी, रुकिए जरा, रामकृपाल जी को बोलने दीजिए। मैं अभी कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी तीनों मित्रों को मैंने सुना। 1990 में, 91 में बकार साहब सही कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी आई, और 1990 के पहले कांग्रेस पार्टी थी। तिवारी जी को राजीव जी ने मजबूर किया था कि आप मुलायम का साथ दीजिए। मुलायम जी कांग्रेस के सहारे ही 91 के बाद कांग्रेस ने समर्थन किया। तिवारी जी विपक्ष के नेता हुआ करते थे, उनको कहा गया कि आप मुलायम का समर्थन करेंगे, और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी आज तक सत्ता में कभी नहीं आई। सीताराम केसरी को भेजा था राजीव गांधी ने कि जाके जरा बातचीत पता कीजिए कि क्या मुलायम को समर्थन देने से कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान। हम तमाम, मेरी बात तो छोड़ दीजिए, मैं तो एक छोटा संपादक था, तमाम लोगों ने केसरी जी हम लोगों से मिले और राय दी कि ये कांग्रेस के लिए आत्मघाती होगा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उस समय मिले हुए थे, जो आज एक दूसरे को वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। दूसरी बात मेरी बीजेपी मित्र से है
कि आजमगढ़ की घटना इतनी बड़ी घटना नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में सियासत करने के लिए इसको इतना बड़ा बनाया जाए कि जैसे लग रहा है कि मुजफ्फरनगर के बाद ये दूसरी घटना हो रही पर वो तो चुनावों देखिए, के ईमानदारी की बात यह है, वही बात जो आपने कही वो बहुत छोटी घटना है, इसको इतना बड़ा का ताड़ बनाया जा रहा है। क्या मुजफ्फरनगर जैसी बड़ी घटना के बाद ही नहीं, मैं कह रहा हूं मुजफ्फरनगर में जो दंगे के आरोपी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, माय डियर फ्रेंड, है कि उसको देखिए, उसको इतना बड़ा सियासी रूप दिया जाए। दलित नहीं, प्लीज। मुजफ्फरनगर में जो दंगे के आरोपी हैं मनीष जी, वो केंद्र में मंत्री हैं, मोदी जी उनको ड्रॉप क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सांप्रदायिकता की राजनीति आपको सूट करती है। देवराज जी ये बताएं, ध्रुवीकरण की राजनीति आपको सूट करती है। एक तरफ दलित और दूसरी तरफ मुस्लिम, और यहाँ पर आपको ये लग रहा है कि माहौल बनाया जा रहा है 2017 पार्टी कोई नहीं है इस देश में। अरे माय डियर फ्रेंड, पहले अपने गिरबान में झांकिए प्लीज, अपने गिरबान में झांकिए और देखिए कि संघ किस तरह की गतिविधियां कर रहा है। मोहन भागवत जी का 2011 का वो कोट पढ़ लीजिए। 2011 में सूरत में उन्होंने कहा था कि हाँ, मुझसे एक्सट्रीमिस्ट मिले थे और एक्सट्रीमिस्ट से मैंने कहा कि संघ में आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, और कुछ को मैंने निकाल दिया और कुछ को मैंने जाने दिया। तो संघ के मोहन भागवत से पूछताछ होनी चाहिए कि वो कौन कौन से एक्सट्रीमिस्ट थे। मैंने कहा, अगर मैंने कहा कि संघ दंगे कराता है तो मैंने वैसे नहीं कहा। मोहन भागवत जी ने 2011 में सूरत के प्रोग्राम में स्वीकार किया। पूछिए आप मोहन भागवत जी से, क्या एनआईए पूछताछ करेगा उनसे? मोहन भागवत जी से एनआईए को पूछताछ करनी चाहिए मोहन भागवत जी से, और ये पूछना चाहिए कौन कौन से ऐसे अतिवादी तत्व मोहन भागवत जी के साथ रहते थे। आपको जवाब देना चाहिए, जवाब आपको देना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। देखिए, देश की बागडोर आपके हाथ में है, लेकिन आपके हाथ में है, लेकिन विकास आप कर नहीं पा रहे, किसानों को बेहतर दाम आप दे नहीं पा रहे, नौजवानों को रोजगार दे नहीं पा रहे। ठीक है, बाकी लोग बैठे ना, उनसे भी जवाब लेते हैं। इसीलिए आप सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। राजीव जी प्लीज मनीष जी प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी। ठीक है, उनको भी मौका दीजिए ना। बाकी देखिए, बाकी तमाम मेहमान भी तो बैठे। देवराज जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अब रुक गए। देवराज जी देखिए, यहाँ पर जो हम आज वोट राजनीति की तरफ अगर हम देखें, दो जो दंगा आज हुआ है दलित और वर्सेज मुस्लिम, जिस तरह से अगर वोट बैंक का आधार देखें तो वोट बैंक किसका है? सबसे पहले तो किसको इससे नुकसान हो रहा है, किसको इससे फायदा हो रहा है? इस तरह के बहुत सारे मुद्दे पहले भी डिबेट हो चुकी थी। एक जय भीम और जय मीर की जो बात, अब से पहले भी एक बात आई थी कि एक कोएलिशन बन रहा था, तो वो कोएलिशन एक तो टूट रहा है, ये एक उसमें ये लग रहा है। दूसरा ये है कि एक और मुद्दा आया, कल न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि दैनिक जागरण में, तो उसमें ये था कि अब समाजवादी पार्टी मुस्लिम को आरक्षण के लिए अपने यहाँ प्रस्ताव पास करके सेंटर को भेजना चाह रही है। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे आएंगे जो कि चुनाव के दौरान आएंगे, लेकिन इसको किस तरह से ये लोग बनाना चाह रहे हैं, इसमें किसको लॉस होगा, किसको फायदा होगा, ये देखने की बात है। रामकृपाल जी, हमेशा देखा गया, खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें, कास्ट को हमेशा भुनाया गया है और कहीं ना कहीं कुछ पार्टियों को फायदा जरूर हुआ इसका। नहीं देखिए, कास्ट को भी एक मिनट, इस बार का जो इलेक्शन है पूरा देखिए, मैं इस पर नहीं, लेकिन उत्तराखंड में जो बीएसपी ने एक स्टैंड लिया है, अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिए, हमेशा क्या होता है कि जो अपर कास्ट है इसके वोट हमेशा बढ़ते हैं। रही बात उत्तर प्रदेश में, एक ऐसी स्थिति है कि जो पिछड़ी जातियां भी हैं उसमें से बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारा बीजेपी की तरफ भी जाता है और दूसरी तरफ मुलायम जी की तरफ भी जाता है, एक विशेष होता है। मैं आजमगढ़ का पर्टिकुलरली जो है, वहां पे सिर्फ कास्ट के फैक्टर पे आप नहीं बहुत सारी चीजें जी सकते हैं। तो एक सॉफ्ट कार्नर में देखिए, आरोप कोई नहीं लगाना चाहता, लेकिन इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो क्या होता है, कुछ लुम्पेन एलिमेंट्स हमेशा ये जो होते हैं, ये लुम्पेन एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन वो तुरंत कुछ छुट भैया पॉलिटिकल पार्टीज के निकल आते हैं उनका समर्थन करने के लिए, पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता है। फिर राजनीति जो ऊपर बैठी हुई लखनऊ में है, वो सोचती है, जानती है कि गिल्टी है, इसको पकड़ने से माहौल खराब हो जाएगा, या हमारे हो जाएगा, हर जगह इस बात का ख्याल रखा जाता है। इसीलिए छोटी छोटी घटनाएं, चाहे किसी भी कौम का हो, चाहे किसी का भी हो, गुंडा गुंडा होता है। लेकिन अगर गुंडा के ऊपर देखा गया कि गुंडा किस धर्म का है, किस जाति का है, तो उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर करो। ये वहाँ की स्थानीय जनता, एक सवाल जरूर पैदा होता है रामकृपाल जी के ये सवाल बड़े हो जाते हैं। क्या वहाँ पर जाति और धर्म को देखकर कार्रवाई होती है? प्रशासन क्या जाति और धर्म को देखकर कार्रवाई करता है? मैं जवाब लूंगी आपसे इस ब्रेक के बाद।
तो यूपी में दंगे पर सियासत हो रही है और हमारे स्टूडियो में भी एक सियासत आपने देखी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे, लेकिन इस बीच जिम्मेदारी जिसकी थी, जिनको जवाब देना था, वो चुपचाप बैठे रहे, यानी बचकर निकल गए। वकार साहब, क्या जमीनी हकीकत भी यही है? सियासत दोनों पार्टियां करती रहती है, फायदा आप उठाकर ले जाते हैं। अगर आप मुझे मौका दीजिए 1 मिनट का, तो मैं आपको जमीनी हकीकत भी बता दूं, बिल्कुल, और एजेंडा भी बता दूं, और मानसिकता भी बता दूं। देखिए, हिंदुस्तान में खासकर उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक ऐसी मानसिकता काम कर रही है। जब आप लोग बार बार मुजफ्फरनगर का नाम लेते हैं या बाकी जगह का नाम लेते हैं, तो आपने देखा होगा हम लोग भी अपराधों के खिलाफ हैं। हर अच्छा इंसान अपराध के खिलाफ होता है। अगर किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाए आंकड़े ये और उस गवाही नहीं देते बलात्कार वकार में साहब। कोई मुसलमान लड़का मुलव्विस है, सुन लीजिए, कोई मुसलमान लड़का मुलव्विस है तो मुजफ्फरनगर बना देंगे। और अगर वही बलात्कार किसी हिंदू लड़की के साथ किसी हिंदू लड़के ने कर दिया तो ये बलात्कारियों का साथ देते हैं, फिर हिंदू लड़की इनकी बहन नहीं होती है। इस तरह की मानसिकता से काम करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोग जब तक के हमारे मुल्क में काम करते रहेंगे, इनको छूट दी जाएगी, ये जवाब जिंदा आपने रहेंगे, दिया नहीं, तब तक जवाब हमारे दिया मुल्क नहीं। में वक्त अमन की चैन कमी, माफी चाहूंगी मुश्किल है। तमाम खास मेहमानों का जुड़ने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। राजीव जी, माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है। ब्रेक लेने के लिए हम जा रहे हैं, मुद्दा में अभी इतना ही, लेकिन ठीक 6 बजे महा एग्जिट पोल की महा कवरेज देखना ना भूलिएगा सुमित अवस्थी के साथ।